दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फ्राइडे के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि बाजार में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट थी। इस समय देखें तो स्पेशली जो छोटे पैनी स्टॉक है जिनमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है, और वो स्टॉक जो फंडामेंटली कुछ मजबूत भी दिखाई दे रहे हैं, उनमें निवेश एफआई की तरफ से भी हो रहा है। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जून क्वार्टर का। एफआईडीआई का निवेश कैसा है और जनरल पब्लिक ने कितने पैसे लगाए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेपी पावर ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन। स्टॉक बहुत समय से 6 रुपये के आसपास है। क्या ये आने वाले समय में 10 रुपये को क्रॉस कर सकता है, या फिर ये वापस 1 या 2 रुपये की संभावना पे चला जाएगा जो कोरोना काल में थी। सबसे जो बड़ी बात है कि पावर सेक्टर में आने वाले समय एक प्रचुर संभावना तो बन रही है। सरकार की तरफ से कोशिश भी की जा रही है, लेकिन सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ऐसे में क्या हमें थर्मल पावर बेस्ड कंपनी के निवेश करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 15.60 पर हुई। फ्राइडे को नेगेटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग गुरुवार की 15.70 के आसपास थी। 15.50 का लो भी बना, यानी स्टॉक दबाव में गया। लेकिन जैसे ही खरीदारी शुरू हुई, बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की और 16.45 का हाई बना, यानी लगभग 1 रुपये का मूवमेंट देख सकते हो आज पूरे दिन के अंदर। बहुत बड़ी बात हो जाती है छोटे स्टॉक के अंदर। 15.80 पर इसकी क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.64% की तेजी देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो कि दबाव दोनों तरफ का दिखाई दे रहा है स्टॉक के अंदर। वैसे कोरोना काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था और वहाँ से इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। जिसने भी निवेश किया होगा उस समय उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस समय मिल रहा है। 1 ईयर की भी बात करें, यहाँ पे 34% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 11 के आसपास स्टॉक था 1 साल पहले। 6 मंथ की बात करें, यहाँ पे 19% का शानदार रिटर्न देखने को मिला है, यानी 6 महीने पहले 13 के आसपास स्टॉक था। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 7% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें तो 2.93% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न है, कहीं पर कोई निगेटिव रिटर्न नहीं है, यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट है उसको अच्छा रिटर्न ही मिल रहा है। पर ये बात अलग है कि अपने हाई से नीचे है, यानी 25 की इसने हाई बनाई, तो उस हिसाब से देखें तो भी 10 रुपये नीचे है। लेकिन इसने 9 का लो भी बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस समय स्टॉक अपने ऊपरी लेवल और निचले लेवल के बीच में है और एक नई तेज़ी का इंतजार कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई थी फ्राइडे के दिन। पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि गुरुवार को भी 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे के दिन 20 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो जो वॉल्यूम लगातार 14 करोड़ के आसपास बना हुआ था वो 20 करोड़ तक चला गया, यानी वॉल्यूम बड़ा है। इसका मतलब ये है कि अब बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे एंट्री शुरू की है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जून का। प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल अनचेंज है, जो 25% के आसपास है। वैसे आपको पता होगा 2 साल पहले इसकी होल्डिंग प्रमोटर की 9% के आसपास थी और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा दिया है। इसके अलावा देखिए तो गिरवी शेयर फिलहाल इनके कोई भी नहीं है, पूरी तरह से आप देख सकते हो कि 0 प्लेज शेयर है, ये अच्छी बात है। और अब एफआई की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि 7.6% की होल्डिंग थी, जो मार्च में घट के 7.4% के आसपास आ गई और जून क्वार्टर में 7.3% हुई है। मामूली सी होल्डिंग घटी है, लेकिन अभी भी बहुत अच्छा निवेश बना हुआ है एफआई का। 7% के आसपास की होल्डिंग किसी पेनी स्टॉक में हो जाना बड़ी बात हो जाती है। डीआई की बात करें तो उनकी 3.2% की होल्डिंग थी जनवरी में, और अगर मार्च की बात करें तो अनचेंज होल्डिंग थी और जून क्वार्टर में भी अनचेंज है। यानी देख सकते हो कि यहाँ पे डीआई की होल्डिंग बिल्कुल अनचेंज है, एक जैसा निवेश बनाए रखा हुआ है। जनरल पब्लिक की बात उनकी मार्च में ये 64.5% के आसपास हुई और फिलहाल अनचेंज है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी आपको यहाँ पे बिल्कुल अनचेंज दिखाई देगी। तो लगभग शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ज़्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ पे अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि कोकिलाबेन डी अंबानी, जो धीरू भाई अंबानी की वाइफ है और अनिल अंबानी की मदर है, उनकी 0.02% की होल्डिंग है। अनिल डी अंबानी की बात करें तो उनकी 0.01% की होल्डिंग है। जय अनमोल अंबानी उनके बेटे की 0.01% की होल्डिंग है। टीना अंबानी जो उनकी वाइफ है 0.01% की उनकी भी होल्डिंग है। अब यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की होल्डिंग यहाँ पे 24.90% है। तो एक तरह से देख सकते हो कि सारे के सारे जो शेयर है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्योंकि इसकी ये सब्सिडीज कंपनी रिलायंस की ही है। अब रिलायंस प्रोजेक्ट वेंचर्स एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की भी यहाँ पे 0.03% की होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर ग्रुप के अंदर आपको दिखा देगा। ओवरऑल देखें तो ये सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस इंफ्रा की। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 0.11% की होल्डिंग है
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें, यहाँ पे 7.07% की उनकी होल्डिंग है। वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 1% की होल्डिंग ली हुई है, ये काफ़ी अच्छी बड़ी होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में भी 0.27% की होल्डिंग है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग भी नहीं है। बैंक्स में यहाँ पे आपको 0.14% की होल्डिंग दिखाई देगी, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 0.05% की होल्डिंग है। LIC की यहाँ पे देख लो कि होल्डिंग 2.75% की है, और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग 2.87% के आसपास है। तो LIC का काफ़ी अच्छा निवेश है। अब ऐसे इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से ज़्यादा है, उनकी यहाँ पे होल्डिंग आपको 28.75% दिखाई देगी। ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से कम है, वो 27.01% के आसपास है। और एनी अदर स्पेसिफाई में आपको 2.69% की होल्डिंग दिखाई देगी। HUF की होल्डिंग 2.67% है। क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग 0.01 और ट्रस्ट की 0.01% की होल्डिंग है। बॉडी कॉर्पोरेट 4.15% की होल्डिंग है, और NRI की होल्डिंग यहाँ पे 1.53% की है। और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड की बात करें तो 0.35% की होल्डिंग है। तो ये होल्डिंग आप देख सकते हो कि इस तरह से ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है, अच्छा खासा निवेश अभी बना हुआ रिलायंस पावर में। जो सबसे अच्छी बात है कंपनी की, अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार वो कम करी है। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,780 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2023 में घट के 48,535 रुपये तक पहुँच गई है। और यही एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी अंदर से मजबूत हो रही है। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 86% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। और जैसे कि विश्व का काफ़ी निवेश इंडिया में आने लगा है, चाहे वर्ल्ड बैंक की तरफ से हेल्प हो या फिर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की तरफ से हो, जिस तरह से निवेश आना शुरू हो गया है, फंड मिल रहा है, तो ये ऑलरेडी कंपनी ग्रीन एनर्जी के में प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही है, विंड और सोलर के प्रोजेक्ट, ऐसे में इसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये अभी समय इसकी प्राइस बहुत नीचे है, आने वाले समय 3 डिजिट में स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और स्टॉक मैंने आपको 2 रुपये के आसपास सजेस्ट किया हुआ, काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। चलते हैं JP पावर की तरफ। 6 पर स्टॉक था, जहाँ पे 0.84% की तेज़ी देखने को मिली। लगभग स्टॉक एक जैसा ही है। अब यहाँ पे JP पावर ने अपने Q1 के रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है, और तो ये देख सकते हो कि कंपनी की 143वीं बोर्ड मीटिंग होगी फ्राइडे को 28 जुलाई को, जिसमें कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है, और ट्रेडिंग विंडो क्लोज है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो जो बोर्ड के सदस्य है या फिर प्रोमोटर ग्रुप से है या कंपनी के एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, और वो 30 जुलाई से खुलेगी। तब तक के लिए वो आप ट्रेडिंग फिलहाल नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी उनकी ट्रेडिंग विंडो भी खुल जाएगी और रिजल्ट हमारे सामने होगा। अब रिजल्ट की संभावना कैसे रह सकती है, देख सकते हो कि रेवेन्यू मार्च 2022 में जहाँ पे 1406 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में 1380 करोड़ के आसपास रह गया, लेकिन दिसंबर में ये 1201 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे अभी आपको रेवेन्यू कम होता दिखाई देगा Q4 में, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है, और ये सिग्नल है कि इस बार भी रेवेन्यू बढ़ सकता है, और हो सकता है कि रेवेन्यू काफ़ी बेहतर बढ़े। लेकिन पिछले जून में जो रेवेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा था, करीब 1820 करोड़ के आसपास था। क्या उसको क्रॉस कर पाएगा, ये देखना होगा। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 2.27 करोड़ का लॉस था। मार्च 2023 में लॉस बढ़ के 43.99 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन दिसंबर क्वार्टर में ये लॉस 218 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे तो लॉस में रिकवरी आई, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे लॉस बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। और पिछले जून में तो कंपनी को 240 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट था। क्या इस बार भी कंपनी प्रॉफिट बताएगी? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो गणित है, तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ा है। मार्च 2022 में जहाँ पे 10,389 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2023 में बढ़ के 10,446 करोड़ तक पहुँच गया। तो कंपनी का नेटवर्थ तो बढ़ा ही है, ये अच्छी बात है। अब रिजल्ट का हमें इंतजार करना होगा। बेहतर रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है, और रिजल्ट निगेटिव रहा तो थोड़ी सी गिरावट और हो सकती है। वैसे स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, अब इस लेवल पे और गिरावट की संभावना बहुत कम है। और वैसे भी कंपनी के पास खुद की 2 कोल माइन है, इस हिसाब से इनको वो बेनिफिट हो जाता है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी का विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, जो विश्व के बड़े प्लांट में से एक आता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि इसकी संभावना पॉजिटिव है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2030 तक तो कोल डिमांड पीक पर हुई। ऐसे में आने वाले समय इसमें तेज़ी बन सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मौका है, थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।